नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम ग्राम पंचायत अधिकारी यानी जो वीपीओ की आपकी परीक्षा होने वाली है, उसमें जो 65 अंक पंचायती राज के आने हैं, उसका सेट नंबर 4 करेंगे। और ये आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक रिवीजन सीरीज़ के तौर पर आप इसको देख सकते हो और कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही साथ इसकी अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 तक कर चुके थे। ये जो वीपीओ के लिए हम लोग सेट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ध्यान दीजिएगा, इसका लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य क्या है? पढ़िए जरा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो निर्धन परिवार हैं, उन्हें स्वच्छ ईंधन एलपीजी उपलब्ध कराना, क्या ये लक्ष्य है? या लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए लिंगानुपात को ऊपर उठाना, ये तो लक्ष्य है नहीं। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका मतलब है कि स्वच्छ ईंधन के लिए जो रिफिलिंग व्यवस्था होती है या सिलेंडर उपलब्ध कराना, है ना? ताकि वो जो पारंपरिक या परंपरागत साधन हैं भोजन बनाने के, उनसे दूर हो सके महिलाएं और बहुत सारे रोगों से बच सकें, यही उसका उद्देश्य था। ग्रामीण, तीसरा ऑप्शन देख लो, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के माध्यम से गरीबी की आजीविका में सतत सुधार करना, ये भी इसका लक्ष्य नहीं है। उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है, ये पहला वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है? यही इसका लक्ष्य है। अब जरा 2-4 बातें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से आप समझ लो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसे पीएमयूवाई कहा जाता है। आपसे शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म के रूप में, ठीक है? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई? तो आप बताओगे 1 मई 2016 को, ठीक है? 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी और ख़ास बात ये है, महत्वपूर्ण इसलिए है ये तारीख, क्योंकि इसकी शुरुआत अगर पूछा जाए कहाँ से हुई थी, तो अपने यूपी से हुई थी, बलिया से। बलिया से इसकी शुरुआत हुई और किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी 1 मई 2016 से, बलिया से इसकी शुरुआत की गई। क्या लक्ष्य था? 2020 तक वंचित जो परिवार हैं उन्हें एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, इसका यही एकमात्र लक्ष्य था। और कनेक्शन लेने के लिए, जैसे सपोज़ करो, ये कोई महिला है, ध्यान देना, ये कोई महिला है, ये एलपीजी कनेक्शन लेना चाहती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। तो इसमें गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, उनको ही प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत उनको लाभान्वित किया जाएगा। हमारा प्रश्न ये है कि जब ये कनेक्शन लेगी तो उसे एक्स्ट्रा कितना रुपया दिया जाता है, अलग से, ताकि वो अन्य एक्सेसरीज़ खरीद सके। जैसे अब सिलेंडर मिल गया है तो उसके लिए आपको चूल्हा भी चाहिए और भी कई सारे सामान चाहिए, संसाधन चाहिए। तो कितना रुपया इसको दिया जाता है ताकि गैस कनेक्शन के साथ-साथ जो अन्य ज़रूरी सामान है वो ले सके? इसे दिया जाता है ₹1600। ये फ़िगर याद रखना, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, कनेक्शन लेने पर ₹1600, कनेक्शन लेने पर ₹1600 की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है? जिससे क्या होगा? जिससे वो महिला जो कनेक्शन ले रही है, जिससे गैस कनेक्शन के साथ अन्य ज़रूरी सामान भी खरीद सके, अन्य ज़रूरी सामान भी खरीदे, ठीक है? तो ये फ़िगर भी आपसे पूछा जा सकता है और बाकी इसकी शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 को। ये तो पीएम यूआई यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.0 था। क्या आप बता सकते हो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कहाँ से शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश से ये भी शुरू हुई थी, महोबा से। 2021 में ही शुरू हुई थी। और अब ज़रा मैं एक आपसे चर्चा कर लूँ, अभी नवीनतम आंकड़ों की। इसे आप महत्वपूर्ण बना के लिखना, ठीक है? पीआईबी का डेटा है अभी हाल ही में। अभी लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री या हम कहें कैबिनेट ने ये घोषणा की थी कि जो वित्त वर्ष ये चल रहा है, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, ध्यान दीजिएगा, वित्त वर्ष 2025-24 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं, लाभार्थी को प्रतिवर्ष, ये फ़िगर याद रखो, प्रतिवर्ष 12 रिफिल, ठीक है? प्रतिवर्ष 12 रिफिल तक ₹300 प्रति रिफिल, प्रति, ये जो कितने किलो का आता है बड़ा वाला? 14.2 किलो के आसपास। 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी या जारी रखी जाएगी। 14.2 किलोग्राम की सब्सिडी
2 किलोग्राम रिफिल तक की सब्सिडी को जारी रखा जाएगा, ठीक है? जारी रखा जाएगा। तो आगे ये जो सब्सिडी का प्रोग्राम है, ये किस वित्त वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो आप बताओगे 2024-2025 तक ही केवल बढ़ाया गया है। बात समझ पा रहे हो? यानी अगला जो मार्च आएगा, अ, मार्च-अप्रैल आएगा 2025 वाला, वहाँ तक इसको बढ़ा दिया गया है। और इसमें कितना रुपया प्रति 14.2 किलोग्राम वाले जो रिफिल सिलेंडर होते हैं, उनमें सब्सिडी प्रदान की जाएगी, वो हो जाएगा, सब्सिडी प्रदान की जाएगी ₹300, ठीक है? अच्छा, एक प्रश्न और बात आता है कि ये जो पूरा का पूरा सब्सिडी प्लान है सरकार का, इसमें कितना रुपया आवंटित किया गया है या कितना रुपया खर्चे का अनुमान है? तो ध्यान दीजिएगा, वित्त वर्ष 2024-25 में कुल व्यय कितना होगा इस पूरे प्रोग्राम में? कुल व्यय लगभग होगा 12,000 करोड़ रुपए। ठीक है? तो ये डेटा आप याद रखो, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएँ, चूँकि करंट के डेटा हैं। अभी लोकसभा चुनाव से पहले ही सरकार ने घोषणा की थी, हालाँकि ये इस तरह की घोषणाएँ एक लोक लुभावने ऑफ़र्स होते हैं, है ना? लेकिन फिर भी इतना ऑफ़र दिया, कुछ हुआ नहीं सरकार का। चलिए खैर, ये कौन-सा हो गया? क्वेश्चन, पहला वाला, ठीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। 102 नंबर देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 में कहा है, किस समिति ने सुझाव दिया था कि राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होगा? ये किसने कहा था? प्रश्न एक बार फिर पढ़ लो। कह रहा है कि कौन-सी समिति थी जिसने ये सुझाव दिया था कि राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए? ये मैंने आपको कई बार बताया है। कौन-सी समिति है? बलवंत राय है नहीं, अशोक मेहता समिति, है ना? कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें आप अशोक मेहता समिति है, तो इसमें आप 2-4 बातें समझो, जो समझने लायक हैं। सबसे पहले तो आप अशोक मेहता को उठा लो, अशोक मेहता समिति, ठीक है? अशोक मेहता जो समिति थी, ये कब बनी थी? ज़रा रिवाइज़ करो एक बार फिर से। मैं जो बोल रहा हूँ बार-बार आप अपने जहाँ भी हो, जहाँ भी बैठे हो, रिवाइज़ किया करो, बोला करो। अशोक मेहता समिति बनी कब थी? 1977, दिसंबर 1977 में, और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1978 अगस्त में, ठीक है? ये तो हो गया इसकी स्थापना। अच्छा, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरों का सुझाव दिया था। तो जो दूसरा स्तर था, वो था मंडल पंचायत, है ना? एक था जिला पंचायत और दूसरा था मंडल पंचायत। तो मंडल पंचायत में अशोक मेहता ने क्या कहा था? कितनी आबादी होनी चाहिए जिसको मिला के आप मंडल बनाओगे, मंडल पंचायत बनाओगे? मुझे बताओ। आबादी होनी चाहिए 15,000 से लेकर 20,000 आबादी, ठीक है? 20,000 के आबादी वाले गाँवों का समूह आप लोगे। गाँवों के समूह में मंडल स्तर से या मंडल पंचायत का गठन होना चाहिए। मंडल पंचायत का गठन होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अशोक मेहता के अनुसार अब मुझे बताओ, कार्यकारी निकाय क्या है? कार्यकारी निकाय क्या होना चाहिए? मंडल स्तर होना चाहिए या फिर जिला पंचायत होनी चाहिए? आप अपने दिमाग में इसका उत्तर खोजिए। अच्छा, कौन-सी समिति थी जिसने कहा था न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में स्थापित करो या रखा जाए? ये तो कई बार रिवाइज़ हो चुका है पिछले 3-4 दिनों में। ये तो हैं अशोक मेहता, है ना? अशोक मेहता, याद हो गया होगा। चलो बताओ, अशोक मेहता के अनुसार कार्यकारी निकाय क्या था? जिला परिषद, बहुत बढ़िया, जिला परिषद। चलिए, अब एक मुझे क्वेश्चन और बताओ। अशोक मेहता की एक सिफारिश है, इन्होंने कहा था राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी जो होते हैं, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त का सृजन, या हम कहें मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव होने चाहिए। पंचायती राज चुनाव होने चाहिए, ठीक है? तो ये डेटा याद रखो, ये सिफ़ारिश याद रखो। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन-सी समिति थी जिसने सिफ़ारिश की थी कि राज्य के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उनके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के ही परामर्श से पंचायती राज के इलेक्शंस होने चाहिए। वो यही समिति थी जिनका नाम है अशोक मेहता समिति, ठीक है? अशोक मेहता ने एक और शानदार सिफ़ारिश दी थी, इसको मत भूलना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं पीछे आपको कई बार रिवाइज़ भी करवा चुका हूँ। किसने सिफ़ारिश दी थी कि पंचायती राज मामलों को
देखने के लिए या पंचायती राज मामलों की देखभाल के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री होना चाहिए। ये कौन है? अशोक मेहता। ठीक है? इसका भी आप पिछले 3-4 दिनों में कई बार रिवाइज़ कर चुके हो। तो ध्यान दीजिए कि ये जितने भी सिफ़ारिशें हैं, इसमें आ जाओ। अशोक मेहता की समिति कब बनी थी? 1977 दिसंबर अगस्त 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। मंडल पंचायत होगा, अशोक मेहता के अनुसार 2 स्तरीय पंचायतें थीं। अशोक मेहता के अनुसार जो राजनैतिक दल हैं, उनकी प्रबल भागीदारी भी होनी चाहिए पंचायती राज इलेक्शंस में। मैं ये सब बातें बता नहीं रहा हूँ, ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है? जो टिपिकल हो सकती हैं याद करने के लिए, मैं उनका बार-बार रिवाइज़ करवा रहा हूँ। मंडल पंचायत अशोक मेहता ने कहा था, तो कितनी आबादी में मंडल पंचायत होनी चाहिए? 15,000 से लेकर 20,000 की आबादी वाले समूहों को इकट्ठा करो और वहाँ पे एक मंडल पंचायत की स्थापना कर दो। कार्यकारी निकाय के लिए बताओ, अशोक मेहता के अनुसार कार्यकारी निकाय कौन-सा था? जिला परिषद। मुझे बताओ, बलवंत राय मेहता के अनुसार कार्यकारी निकाय कौन-सा था? ये बीच वाला। ये जिला हो गया और ये बीच वाला। बीच वाला का मतलब पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता के अनुसार थी पंचायत समिति कार्यकारी निकाय, ठीक है? इसमें आओ, न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। ये किसने कहा था? ये अशोक मेहता ने। राज्य के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, वो पंचायती राज चुनाव के इलेक्शंस करवाएँगे, लेकिन किसकी सहायता से? मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता से। ठीक है? तो ये भी सिफ़ारिश किसने दी थी? अशोक मेहता ने। इसके अलावा पंचायती राज मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री होना चाहिए। इसकी भी सिफ़ारिश किसने की थी? ये की थी अशोक मेहता ने। यहाँ तक बात समझ गए? यहाँ तक? चलिए, वापस आओ क्वेश्चन में। 102 नंबर में कह रहा है कि अ, राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण के लिए विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही पहला बिंदु होगा। ये किसने कहा था? अशोक मेहता साहब ने। वित्त आयोग के द्वारा स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान में सर्वाधिक भारांक किसका होता है? सर्वाधिक भारांक किसका होता है? जनसंख्या का होता है। जनसंख्या के एवज में दिया जाता है ना? जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर ही तो दिया जाता है। आधार पर बँटवारा किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, जो 5वाँ राज्य वित्त आयोग है, अपने उत्तर प्रदेश का 5वाँ राज्य वित्त आयोग, इसने आवंटन धनराशि का कैसे किया है? जो जनसंख्या है अनुपात क्षेत्रफल में आवंटन किस रेशियो में किया है? 90:10 में किया, यही तो है। 5वें राज्य वित्त आयोग में उत्तर प्रदेश का जो 5वां राज्य वित्त आयोग है, उसने जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से धनराशि का आवंटन 90:10 में किया है। तो सबसे ज़्यादा भारांक कहाँ है? किधर का पलड़ा भारी है? जनसंख्या वाला, ठीक है? नेक्स्ट देखो 104 वित्त आयोग का गठन ये किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में या फिर चौथे वर्ष में। है तो ये 5वां वर्ष, ठीक? ये 5वां वर्ष है, इसका सही उत्तर वापस आओ अपने रिवीजन पॉइंट में और वित्त आयोग को उठा लो। क्वेश्चन नंबर कौन-सा था? क्वेश्चन नंबर था 109 तो नहीं था, 104 था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर है 104। अच्छा, वित्त आयोग का गठन पूछ रहा है, तो हर 5वें वर्ष में होता है। हर 5वें वर्ष में होता है वित्त आयोग का गठन। यहाँ तक क्लियर हो गई? अच्छा, केंद्र में आर्टिकल कौन-सा है? आर्टिकल है 280। बात समझ पा रहे हो? तो हर 5वें वर्ष इसका आयोजन हो इसका गठन होता है और 280 में है वित्त आयोग। वित्त आयोग में मुझे बताओ इसमें अध्यक्ष कितने होते हैं? और वित्त आयोग के सदस्य कितने होते हैं? वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक अध्यक्ष ये जो होता है, क्या इसकी योग्यता बता सकते हो आप? अध्यक्ष नियुक्त होगा, तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इसका योग्यता होनी चाहिए ये सार्वजनिक मामलों का जानकार हो। लेकिन मुझे ये बताओ, ये जो अध्यक्ष और ये जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है? यहाँ तक कार्यकाल कितना होता है? हालाँकि कार्यकाल 5 साल का होता है, चूँकि वित्त आयोग 5 साल के लिए गठित किया जाता है, लेकिन 5 साल आपका लिखा हुआ नहीं है, कार्यकाल में केवल और केवल इतना आपको वर्णन मिलता है कि राष्ट्रपति के आदेश से तय होता है। राष्ट्रपति के आदेश से तय होता है, ठीक है? लेकिन मोटे-मोटे तौर पर इसका कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है। अच्छा, क्या ये जो सदस्य है, ये जो अध्यक्ष हैं, इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है? यानी कि एक बार जो अध्यक्ष बन चुका है, क्या वो दोबारा अध्यक्ष बन सकता है या फिर सदस्य बन सकता है? हाँ, इनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, ठीक है? पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब इनके जो योग्यता है या इनको कैसे चयन किया जाएगा, अध्यक्ष का चयन कैसे होगा, सदस्यों का चयन कैसे होगा, इनकी योग्यता क्या होगी, इसका वर्णन संविधान में नहीं मिलता है। इसके लिए संविधान ने संसद को अधिकार प्रदान किया है कि आप कानून बना सकते हो, इनकी योग्यता, इनके चयन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, इसके निर्धारण के लिए।
तो ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट और आप ध्यान रखो, ये नोट बना के आप लिख लेना, ठीक है? ये जो सदस्य हैं, इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि, ध्यान दीजिएगा, चयन विधि यानी इनका चयन कैसे होगा? तो इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण कैसे हो या करने के लिए अ, संविधान ने संसद को अधिकार दिए हैं। संविधान ने संसद को अधिकार प्रदान किए हैं, ठीक है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनकी चयन विधि का निर्धारण कौन करता है और ऑप्शन में आपको दे राष्ट्रपति, संसद, संविधान में वर्णित है या फिर उपराष्ट्रपति या फिर ननातीज या फिर वित्त मंत्री, इस तरह से दे, तो आप फिर संसद को ही आप वहाँ टिक करोगे, ठीक है? चूँकि ये जो सदस्य हैं, इनकी योग्यता और इनकी चयन विधि का निर्धारण करने का जिम्मा संसद के पास होता है, वही कानून बनाता है। यहाँ तक बात समझ गए? वापस आओ। इसका क्वेश्चन जो 104 का सही उत्तर हाँ, पता है आपको। 105 में आओ। राज्य वित्त आयोग का गठन ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? बताइए। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 243 का आई के अनुसार, 243 के एच के अनुसार, 243 का जे या फिर 243 के अनुसार। इसमें आपका राज्य वित्त आयोग है ना, राज्य वित्त आयोग 243 का आई होगा, ये पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है? इसमें और भी कई सारे आर्टिकल्स हैं, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर है 105, जैसे 243 का आई और 243 का वाई। यहाँ पर कहाँ है? ये है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में वित्त आयोग के बारे में, और यहाँ है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में वित्त आयोग के बारे में या वित्त आयोग की अनुशंसाओं के बारे में। एक धारा है, मैं अधिनियम 1947 को उठा रहा हूँ, फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। धारा है 32 का, एक धारा है 32 का, बताइए क्या है इसमें? इसमें है वित्त आयोग, ठीक है? वित्त आयोग के क्लॉजेस वगैरह या वित्त आयोग के उपबंध। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, वित्त आयोग की परिभाषा कहाँ पर है? किस आर्टिकल या किस धारा में है अधिनियम 1947 के तहत? इसके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो यहाँ से। एक धारा है 32 का 4, ये धारा मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, ठीक? ये धारा क्या कहती है? ये धारा कहती है कि अगर कोई वित्त आयोग का अध्यक्ष है या फिर सदस्य है, वो त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? ध्यान दीजिएगा, इस धारा में साफ-साफ लिखा है, कन्फ्यूज़ मत होना आप, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि वित्त आयोग का चाहे वो अध्यक्ष हो या फिर वित्त आयोग का सदस्य हो, वो अपना त्यागपत्र स्वहस्ताक्षरित, अपने ही हस्ताक्षर से स्वहस्ताक्षरित और राज्यपाल को संबोधित करके वो अपना पद त्याग देगा, अपना पद त्यागेगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये बात आप याद रखो, भूलना नहीं है। धारा कौन-सी है? धारा 32 का 4, इसको एकदम याद कर लेना। आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को ये ना देके कहीं और देता है, नहीं। इस धारा को आप पढ़िए जाके, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 का 4। वित्त आयोग, इसमें साफ-साफ लिखा है, वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है या फिर सदस्य है, वो स्वहस्ताक्षर करेगा और अपना जो त्यागपत्र है, वो राज्यपाल को संबोधित कर देगा, ठीक है? हाँ, राज्यपाल को संबोधित करके पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है, ठीक? तो ये धारा याद रखो। नेक्स्ट देखो, यहाँ से सही उत्तर इसका हो जाएगा पहले। 105 हो गया, 106 देखो। भारत में संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवरण दिया जाता है। भारत में संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय विवरण दिया जाता है। किसके द्वारा वित्तीय विवरण दिया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद तो है नहीं, योजना आयोग भी नहीं है, विका एनडीसी भी नहीं है, यही है, वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 107 देखो, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये कब शुरू की गई? नवंबर 2014 में, दिसंबर 2019 में, अक्टूबर 2015 या फिर सितंबर 2020 में? ग्राम ज्योति योजना शुरू करी गई थी नवंबर 2014 में। अब ये योजना है क्या? आओ इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था 107 नंबर, ठीक? योजना कौन सी थी? योजना थी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। देखो, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना,
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, क्या है ये? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होना चाहिए कि ये जो योजना है, ये शुरू कब हुई? इसकी शुरुआत कब हुई? तो आप बताओगे नवंबर 2014 में, ठीक है? नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ठीक है? इसको शुरू किया गया। अच्छा, क्या लक्ष्य था इसका? कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका लक्ष्य था जब ये शुरू की गई थी तो 4 साल के लिए शुरू की गई थी। यानी 1 मई 2014 तक 1000 जो दिन होते हैं, 1000 दिनों में लगभग 18,452 ऐसे गाँव जहाँ पर बिजली नहीं है, यानी हम लिख सकते हैं अविद्युतीकृत गाँव, है ना? अविद्युतीकृत गाँव को विद्युतीकृत करना, विद्युतीकृत करना, ये इसका लक्ष्य था। फिर से समझो, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था 1 मई 2014 तक। ओह! 1 मई 2014 कैसे हो गया? 14 में तो शुरू हुई थी। ये 18 होना चाहिए, है ना? 1 मई 2018 तक 1000 दिनों में, लगभग 1000 दिनों में 18,452 ऐसे गाँवों में विद्युत पहुँचाना जहाँ विद्युत नहीं है, यानी अविद्युतीकृत गाँवों को विद्युतीकृत बनाना। इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 2014। यहाँ तक बात समझ गए? अब एक 2 क्वेश्चन और यहाँ से बनते हैं कि ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, क्या इससे पहले कोई और योजना चल रही थी, जिसको रिप्लेस करके ये योजना आई है? और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये योजना कौन-सी एजेंसी क्रियान्वित कर रही है? यानी इसकी नोडल एजेंसी क्या है? देखो, 2 क्वेश्चन समझो यहाँ से। दरअसल ये जो योजना है, प्रधानमंत्री कौन-सी थी? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है? यह योजना जब शुरू की गई थी, इससे पहले एक योजना चल रही थी, जिसको कहते हैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। इस योजना ने उसी का स्थान लिया है, यानी कि यह योजना या हम कहें इस योजना ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का स्थान लिया है, ठीक है? स्थान लिया है, याद रखो इसको। दूसरी खास बात आप क्या रखोगे? ये जो योजना चलाई जा रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसकी नोडल एजेंसी क्या है? इसकी नोडल एजेंसी क्या है? ये 2-3 बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हालाँकि 2014 में ये योजना शुरू की गई थी, तो पूछा उसी वर्ष के दौरान गया है, लेकिन आप उसके लिए इस तरह के पॉइंट्स महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसकी नोडल एजेंसी क्या है? आप बताओगे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ठीक है? ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुँचाई जा रही है, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इस एजेंसी को आप उठा लो। नोडल एजेंसी आप बना सकते हो, ठीक है? तो इसमें आपको याद क्या रखना है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये शुरू कब की गई? नवंबर 2014 में। मोदी जी के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। लक्ष्य क्या रहा इसका? 1 मई 2018 तक लगभग 18,452 ऐसे गाँव जहाँ पर बिजली नहीं है, उनमें बिजली पहुँचाना, ठीक है? और इस योजना ने किसको रिप्लेस किया है? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना या विद्युतीकरण योजना। और नोडल एजेंसी क्या है इसकी? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। क्लियर है यहाँ तक? वापस आओ क्वेश्चन में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये कब शुरू की गई? नवंबर 2014। 108 देखो, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बताओ भाई, यही होगी नोडल एजेंसी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ठीक है? बाकी सारे तो गलत हैं आपके। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 108 हो गया, 109 में आओ। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था? बताइए भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ये तो देखते ही आप समझ जाओगे, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ठीक? मानव संसाधन है नहीं, पर्यावरण भी नहीं है, रक्षा विकास मंत्रालय भी नहीं है। इसमें एक ही बात हो जाएगी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन ये है हमारा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ये शुरू कब हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, इसे कब शुरू किया गया? तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से योजनाओं को डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है? इसे शुरू किया गया 2009 में और इन सभी योजनाओं को मैंने कंप्लीटली कवर करवाया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि इस योजना को कब शुरू किया गया? तो आप बताओगे 2009 में। दूसरा ये क्वेश्चन है कि कौन-सा मंत्रालय है जो इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है? तो आप बताओगे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने इसे शुरू किया, ठीक है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने इसे शुरू किया। तीसरा क्वेश्चन ये है
कि ये जो योजना चलाई जा रही है, ये राज्यों में भी लाभ प्रदान कर रही होगी या राज्यों को भी लाभान्वित कर रही होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या 100% वित्त जो सहायता करता है, वो केंद्र करता है? क्या राज्यों का कोई अंश है? हाँ, है। तो केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्तीय फंडिंग पार्टनरशिप है या वित्तीय भागीदारी है, वो कितनी है? तो ध्यान दीजिए, केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय साझेदारी कितनी है इसमें? तो आप बताओगे, केंद्र और राज्य है ना, तो सॉरी 90 नहीं है, केंद्र और राज्य है ना, 50-50 आप बता दो। केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्तीय साझेदारी है, वो है 50-50। ठीक है, यहाँ तक। और ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था, इसी को 2019 में पलट के जल शक्ति मंत्रालय के रूप में इसे पलट दिया गया या इसे परिवर्तित कर दिया गया। तो आप ये भी याद रखो बात, वर्ष 2019 में या 2019 को ये जो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को जल शक्ति मंत्रालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। मंत्रालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इस समय जल शक्ति मंत्री हमारे कौन बनाए गए हैं, नए नवेले? तो वर्ष 2019 को पेयजल स्वच्छता मंत्रालय को जल शक्ति मंत्रालय के रूप में इसमें परिवर्तित कर दिया गया। ठीक? यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है। वापस आओ ज़रा इस योजना में। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2009 में। कौन मंत्रालय चला रहा है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने इसे शुरू किया है। और केंद्र राज्य के मध्य संबंध केंद्र राज्य के मध्य जो वित्तीय साझेदारी है वो कितनी होती है इस योजना के तहत? 50-50। ठीक है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 109 का सही उत्तर हो जाएगा पहला। देखो क्वेश्चन नंबर 110 देखो। कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हर घर जल का लक्ष्य ये कितना रखा गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास लक्ष्य है, सतत विकास का लक्ष्य ये रखा गया है 2016-17 से लेकर 2030 तक। यानी संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्य हैं उन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाएगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो हर घर जल लिखा है, वाटर, सबके लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा, ये सतत विकास लक्ष्य में कौन से नंबर का लक्ष्य है? देखो, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य में 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। अब एक बात ऐसे समझो, आपका जो वीपीओ की परीक्षा होने वाली है, उसमें योजनाएँ दी हैं। योजनाओं में ग्रामीण परिवेश से योजनाएँ दी हैं, तो गाँव में गरीबी बहुत होती है। गाँव में भुखमरी की स्थिति होती है, पोषण नहीं होता है ना? लोगों के पास अच्छा पोषण उपलब्ध कराना। तो ये सारी जो भी समस्याएँ हैं, जो भी सतत विकास लक्ष्यों में लक्ष्य दिए गए हैं, वो कहीं न कहीं गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। तो इसलिए जितने भी लक्ष्य हैं, आपको पता होने चाहिए। पता होना चाहिए कि अच्छा स्वास्थ्य सतत विकास लक्ष्य में कौन से नंबर का लक्ष्य है। ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं आपसे या पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो लक्ष्य है, वो कौन-सा है? गरीबी को समाप्त करना, गरीबी को समाप्त करना। दूसरा लक्ष्य कौन-सा है? भूखमरी को समाप्त करना, ठीक है? भूखमरी को समाप्त करना। अब अच्छा भूखमरी कैसे समाप्त होगी? जब खाद्य सुरक्षा दी जाएगी, है ना? जब पोषण में सुधार किया जाएगा या पोषण में सुधार करना, ठीक है? भुखमरी कैसे समाप्त होगी? जब कृषि अच्छी होगी यानी कि समपोषणीय कृषि को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य है। ये दूसरा हो गया। तीसरा लक्ष्य क्या है? तीसरा लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य होना, है ना? अच्छा स्वास्थ्य होना। चौथा लक्ष्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य में स्वास्थ्य हो गया, गरीबी हो गई, गरीबी को हटाओ तो भूख को हटाना पड़ेगा। इसके बाद कई सारी महामारी फैली रहती हैं, तो स्वास्थ्य भी अच्छा करना पड़ेगा। इस जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा पढ़ाई में मन लगेगा यानी कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। तो शिक्षा के बारे में आपको सतत विकास लक्ष्य कौन-सा है? तो ये चौथा नंबर है। 5वें में है लैंगिक समानता, लैंगिक समानता, भ्रूण हत्या ना हो, महिलाओं और बालिकाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए जो हर संभव प्रयास किए जा सकते हैं, वो किए जाने चाहिए। तो ये 5वें पॉइंट में लिखा है। और छठा है जल के बारे में, यानी कि सबके लिए स्वच्छ जल और सबके लिए स्वच्छ माहौल उपलब्ध कराया जाए। यानी जल और स्वच्छता के बारे में उपलब्धता, ये है सतत विकास लक्ष्य का छठा लक्ष्य, ठीक है? इसके अलावा और भी हैं, आप लोग देख लेना जैसे 7वें में है सस्ती और अच्छी ऊर्जा हमें प्रदान की जानी चाहिए। तो ख़ैर छठे नंबर में याद रखें, ये जल है यहाँ पे, ठीक है? और अ
ये हर घर जल, ये सतत विकास लक्ष्य में कौन से नंबर पर है? छठा लक्ष्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 111 देखो। 111 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 111 में देखो, कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ये कब तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्ष्य किया गया है। तो कब तक किया गया है? 2024 तक। प्रति व्यक्ति दिया जाएगा लगभग 55 लीटर, है ना? 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर दिया जाएगा। तो 2024 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ठीक है। मुझे इसका फंडिंग पैटर्न ज़रा रिवाइज़ करा दो एक बार। जल जीवन मिशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ जल जीवन मिशन की। 2019 में लॉन्च किया गया था। जल जीवन मिशन को 2019 में लॉन्च किया गया था और मुझे बताओ ये कौन-सा मंत्रालय चला रहा है? तो आप सबको पता होगा, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय। इसके फंडिंग पैटर्न को रिवाइज़ करो ज़रा, जल शक्ति मंत्रालय। देखो फंडिंग पैटर्न 3 ही हैं, इनको रिवाइज़ करो। 90, 10 ले लो, 50, 50 ले लो और 100% ले लो। ठीक? याद आ रहा है कुछ? 90-10 ये कहाँ के लिए है? ₹90 देगा केंद्र और ₹10 कौन देगा? पहाड़ी राज्य। ठीक है? और नॉर्थ ईस्ट के राज्य। क्लियर है? ₹50 केंद्र देगा और ये ₹50 कौन देगा? ₹50 देगा जो सामान्य राज्य हैं। सामान्य राज्य से मेरा आशय है जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, वगैरह-वगैरह। जो पहाड़ी और यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्य नहीं, वहाँ फंडिंग पैटर्न 50-50 का चलता है। 100% यहाँ पर वित्त कौन लगाएगा, यहाँ पर पैसा कौन लगाएगा? ये लगाएगा केंद्र। और ये 100% केंद्र कहाँ लगाएगा? ये लगाएगा यूटीज़ में, केंद्र शासित प्रदेशों में। रिवीजन कर लिया? अच्छा, एक बात और रिवीजन कर लो जरा फटाक से। अभी हाल ही में बजट 2024-25 पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बजट 2024-25 पेश किया गया है। मुझे ये बता दो, जल जीवन मिशन के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? आवंटित राशि कितनी है? तो आप बताओगे 22,000 करोड़ रुपए। ठीक है? 22,000 करोड़ रुपए। और ये उत्तर प्रदेश में आवंटित की गई सबसे ज़्यादा धनराशि है किसी भी योजना के लिए। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी योजना को दी जाने वाली सर्वाधिक राशि कौन-सी है? किस योजना के लिए दी गई है? तो वो यही है, जल जीवन मिशन। ठीक है? हाँ, वापस आओ अपने क्वेश्चन में। 111 का सही उत्तर हो जाएगा 2024। नेक्स्ट देखो 112। विकेंद्रीकरण पर रॉयल आयोग की स्थापना ये की गई थी। बताइए भाई। विकेंद्रीकरण पर रॉयल आयोग की स्थापना की गई थी 1907 में। रिपोर्ट कब पेश की थी? 1909 में। कौन इसके अध्यक्ष थे? हॉब हाउस। हॉब हाउस। ठीक है? एक शख्स का नाम याद रखो, लॉर्ड ब्राइस। शायद इनके बारे में मैंने पीछे आपको बताया भी था। इनका एक स्टेटमेंट याद रखो, पूछा जा सकता है, स्थानीय स्वशासन प्रजातंत्र की पाठशाला है। पाठशाला है। नेक्स्ट देखो 113। किसने घोषित किया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? ये किसने घोषित किया था? फिर से समझो। किसने घोषित किया था कि ब्रिटिश सरकार की नीति का जो उद्देश्य है भारत में वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? ये किया था मॉन्टेग्यू ने, मिंटो ने, लॉर्ड मिंटो ने या फिर ये मिंटो सेकंड होगा या फिर कर्जन ने। ये किया था मॉन्टेग्यू ने। एक तारीख याद रखो 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया था। दरअसल इसमें एक रिपोर्ट बनाई गई थी और यही रिपोर्ट आगे चल के 1919 का अधिनियम बनेगी। ठीक है? और इसके जो कर्ता-धर्ता थे, मुख्यतया उस समय ये था भारत सचिव और उस समय जो भारत का वायसराय था उसका नाम था चेम्सफोर्ड। इतिहास शायद आपने पढ़ी होगी अगर आप भारत में संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई थी अगर वो इतिहास आपने ठीक-ठीक तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है? तो आपने ये सारी बातें पढ़ी होंगी। भारत सचिव था मॉन्टेग्यू और वायसराय था चेम्सफोर्ड। इन्हीं दोनों के द्वारा एक सुधार लाया गया था जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और यही अधिनियम बना था 1919 का। और इसी में इस भारत सचिव ने यानी मॉन्टेग्यू ने कहा था, घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार की ये योजना है कि वो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहती है। तो ये सही हो जाएगा मॉन्टेग्यू। ठीक है? हाँ। 114 देखो स्थानीय स्वशासन प्रणाली का वर्णन ये मिलता है कहाँ पे? रामायण में, महाभारत में, इन दोनों में? इन दोनों में मिलता है। रामायण में। जो रामायण है
यहाँ पर 2 चीज़ें मिलती हैं, 2 चीज़ों का मतलब है जैसे एक मिलता है पुर शब्द का वर्ण मिलता है और एक मिलता है जनपद शब्द का वर्ण, ठीक है? वहीं अगर हम महाभारत की बात करें, तो महाभारत में एक पर्व है शांति पर्व। शांति पर्व में भी इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है और महाभारत में कई सारे पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे दशक हो गया, है ना? दशक कहा जाता था 10 गाँव के प्रमुख को, 10 गाँवों का जो सरगना होता था, उसे उस समय दशक कहा जाता था। तो ये सारी बातें मिलती हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन हमारा ये था कि स्थानीय स्वशासन प्रणाली का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? हमें मिलता है दोनों में, ठीक है? नेक्स्ट देखो, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। ध्यान से पढ़ो फिर से। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है काहे का? प्रशासकीय प्रत्यायोजन का? ना, गलत है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का? ये भी गलत है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का? हाँ, यही सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का यह एक प्रयोग है। बात समझ पा रहे हो? तो कुल मिला के स्थानीय स्वशासन है क्या? मैंने आपको पीछे वाले सेट में क्या बताया था? स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन होता है, जो स्थानीय मुद्दों पर होता है, शासन किया जाता है, स्थानीय जनता के द्वारा शासन होता है, स्थानीय चुनावों के द्वारा शासन होता है, स्थानीय नेता या प्रतिनिधि के द्वारा होता है शासन होता है, स्थानीय संसाधनों के माध्यम से शासन किया जाता है और स्थानीय विषयों को हल करके शासन किया जाता है। तो ये सारी होती हैं और जब हम इतना सब कुछ करते हैं, तो कहीं न कहीं ये एक तरह से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पहचान बनती है। ठीक है? तो स्थानीय स्वशासन क्या है? ये सारे के सारे क्रियाकलाप और ये क्रियाकलाप मिला के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बल प्रदान करते हैं या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जन्म देते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है? तो कुल मिला के स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? हाँ, नेक्स्ट देखो। 116 पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य हेतु सहयोग की जरूरत पड़ती है। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य के लिए सहयोग की जरूरत पड़ती है। राजनेताओं की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या स्थानीय जनता की? बताइए। जनता स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है आमतौर पे, है ना? स्थानीय जनता की, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया 116, इसका चौथा सही है। 117 में देखो, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में न्याय पंचायत के गठन का प्रावधान है? बताओ भाई, गठन का प्रावधान कहाँ पे है? 44 में है, 42 में है, 36 में है या फिर 38 में है? देखो, न्याय पंचायत के गठन का प्रावधान, मैं बात कर रहा हूँ अधिनियम 1947 की। ध्यान दें, अधिनियम 1947 में एक अध्याय उठा लो आप, अध्याय 6। क्या है इसमें? इसमें है न्याय पंचायत। ठीक, एक अध्याय आपने उठाया, अध्याय 6, इसमें है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत में कुछ धाराएं हैं जो फटाफट आप रिवीजन कर लो, मैंने पीछे भी कई बार आपको करवाया है। देखो, घुमा फिरा के यही धाराएं पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की अब ज़रूरत है, ना कि बहुत ज़्यादा आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स कलेक्ट करो कहीं से, है ना? धारा 42 उठाओ, धारा 43 उठाओ, धारा 44 उठाओ, धारा 45 उठाओ। बस यही 4 हमें रिवाइज करवा दो। 42 में क्या है? 42 में है न्याय पंचायत की स्थापना, न्याय पंचायत की स्थापना। 43 में क्या है? 43 में है पंचों की नियुक्ति, पंचों की नियुक्ति, है ना? 44 में क्या है? 44 में है सरपंच और सहायक सरपंच का का निर्वाचन। और धारा 45 में क्या है? इसमें है पंचों का कार्यकाल, पंचों का कार्यकाल। याद रखो और एक याद कर लो और धारा 46 को छोड़ सकते हो, धारा 47 को याद कर लो। 47 में क्या है? पंचों का त्याग पत्र है ना? पंचों का त्याग पत्र है। तो ये बार-बार रिवाइज़ करो आप इनको, फिर से समझ लो। 42 में क्या है? न्याय पंचायत की स्थापना है। 43 में पंचों की नियुक्ति थी। 44 में सरपंच, सहायक सरपंच इनका निर्वाचन है। 45 में पंचों का कार्यकाल है और 45 में पंचों का कार्यकाल है और 47 में पंचों का है त्याग पत्र। वापस आओ अपने क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? किस धारा में न्याय पंचायत के गठन का प्रावधान है? तो न्याय पंचायत के गठन यानी कि उसकी स्थापना के बारे में प्रावधान कहाँ है? यही है 42। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, न्याय पंचायत का जब गठन होता है ना, तो उसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? सदस्य होते हैं 10 से लेकर 25 तक। कम से कम 10 होंगे और अधिक से अधिक 25 होंगे। तो इसके बारे में भी मैं वर्णन कर चुका हूँ, लेकिन आप समय-समय पर इनके फिगर्स को देखा करो, ताकि ये एग्ज़ाम टाइम आपको याद रहें। उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? कम से कम 10 और अधिक से अधिक 25। ठीक है? ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 119, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? हालाँकि बहुत सिंपल है, मुझे 3-4 क्वेश्चन्स के उत्तर दो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहला, मुझे बताओ, स्थानीय स्वशासन का पिता,
किसे कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन मुझे बताओ, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का पिता किसे कहा जाता है? विकेंद्रीकरण का पिता। मुझे बताओ, कम्यू कैसे लिखेंगे? हम्म, कम्युनिज्म का पिता किसे कहा जाता है? बताइए। मुझे बताओ, ये भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम का पिता किसे कहा जाता है? रिवाइज करो फटाक से इनको। एक मिनट, ये आपके मतलब के तो है नहीं, ये तो ग्राम पंचायत अधिकारी का क्लास है। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? ये आपको सबको पता होगा, लॉर्ड रिपन है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का पिता किसे कहा जाता है? इनके हैं बलवंत राय मेहता। यही दोनों आप याद रखो, यही दो मतलब है आपके, आपके मतलब के हैं, ठीक है। एक और जैसे द्वैत शासन प्रणाली का पिता किसे कहा जाता है? तो कई सारे हैं, जब आप संविधान को डिटेल में पढ़ोगे या मैं जब इनकी क्लास लूंगा आर ओ के लिए, तो वहां पढ़ाऊंगा ये सारी बातें, ठीक है। तो खैर, आप वीपीओ के लिए हो तो केवल दो ही बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्थानीय स्वशासन का पिता रिपन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का पिता ये हैं आपके बलवंत, ठीक है। तो 119 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा। 120 में आओ, वह राज्य जिसमें पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ है। सबसे पहले लागू हुआ है वो कौन सा है? वो है सबसे पहले लागू होने वाला राजस्थान। तारीख मुझे बताओ। 2 अक्टूबर है, 1959 है, 2 अक्टूबर 1959। स्थान भी आपको पता होगा, राजस्थान का नागौर था, है ना? नागौर बगदरी गांव था, बगदरी क्षेत्र था। उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब, है ना? और इसके बाद कहाँ पर ये लागू किया गया था? इसके बाद लागू किया गया था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसे पूर्ण रूप से लागू और प्रायोगिक तौर पर भी कहाँ लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। चलो, ये तो क्वेश्चन हो गए सिंपल से। अब मैं एक आपको समिति रिवाइज करवाता हूँ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर ही एक समिति है, मुझे बताओ। सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर, ध्यान देना, पंचायती राज पर गठित समिति कब बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये कब बनाई गई और इस समिति का अध्यक्ष कौन था? बताओ, फिर से समझ लो। सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर एक समिति बनाई गई थी, कब और इसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है। एक और समिति लिख लो, सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर पांचवी वर्षीय योजना के सूत्रण के लिए एक कार्यदल गठित किया गया था। तो गठित कार्यदल ये कब गठित किया गया था और इसका अध्यक्ष कौन था? ये दो क्वेश्चन मुझे बताओ। सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर एक गठित समिति गठित की गई थी, ये कब की गई थी? तो आप बताओगे 1976 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आप बताओगे श्रीमती दया चौबे, ठीक है। श्रीमती दया चौबे। एक समिति बनाई गई थी या एक कार्यदल बनाया गया था, ये बनाया गया था 1976 में, ये बनाया गया था। और ये बनाया गया था 1990 1972 में, 1972 में। और इस कार्यदल का नाम था सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर पांचवी वर्षीय योजना के सूत्रण के लिए एक कार्यदल बनाया गया था, जिसके जो बनाया गया था 1972 में। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो आप बताओगे एन रामाकृष्णैया, ठीक है। फिर से समझ लो, सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर पांचवी वर्षीय योजना के सूत्रण के लिए कार्यदल कब बनाया गया? 72 में। किसकी अध्यक्षता में? एम रामाकृष्णैया की। दूसरा क्वेश्चन, सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर एक समिति गठित की गई थी, कब? 1976 में। किसकी अध्यक्षता में? दया चौबे की, ठीक है, श्रीमती दया चौबे। वापस आओ, इसका सही उत्तर तो आपको राजस्थान मिल गया। क्वेश्चन नंबर 121 में आओ, संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, 11वीं, है ना? 12वीं 74वें में था, 13वीं 14वीं, 12वीं अनुसूचियां हैं, 13वीं 14वीं तो आप छोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पर आओ, ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना, इसको उठाओ जरा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको उठाओ और मुझे बताओ इसमें क्या-क्या परिवर्तन हुआ था। तो सबसे पहले जो भाग 9 था वो पुनः स्थापित किया गया था। दूसरा, इसमें जब ये संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था,
तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 16 नए अनुच्छेद लागू किए गए। 16 नए अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए या लागू किए गए। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 243 से 243 का ओ तक। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ? एक अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और क्या हुआ परिवर्तन? परिवर्तन ये हुआ कि इस अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को विषय प्रदान किए गए थे 29। तो ध्यान रखिएगा, पंचायतों को विधि बनाने के लिए 29 विषय दिए गए। ठीक है, 29 विषय दिए गए। ये कहाँ पर विषय दिए गए हैं? 243 का जी में, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो अधिनियम था इसे सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? सर्वप्रथम वो राज्य बताओ जिसने इस अधिनियम को अपने यहाँ लागू किया, तो वो राज्य था मध्य प्रदेश। कन्फ्यूज़ नहीं होना, राजस्थान में बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को लागू किया गया था, लेकिन जब ये अधिनियम बन गया था, तो इस अधिनियम को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? वो था मध्य प्रदेश। ठीक है? तो ये सारी परिवर्तन हुए थे, ये सभी परिवर्तन हुए थे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। याद रखोगे आप, चूँकि पूछे जा सकते हैं। ठीक है? और आई होप आपने कई बार इनको रिवाइज़ भी कर लिया होगा और ये सारी बातें आपको याद भी होंगी और अगर नहीं याद हैं, तो आप याद करिए। वापस 121 में आए, 121 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11वां। 122 में आओ, किस एक का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? बताओ। खाप पंचायतें ना, ग्राम पंचायतों का ही हुआ है, जाति भी नहीं है, जन भी नहीं है, ग्राम पंचायतें ही हैं, है ना? अच्छा, ग्राम पंचायतों को ज़रा देखो आप यहाँ से, ग्राम पंचायत, ठीक है? तो मुझे ग्राम पंचायत में अधिनियम 1947 को उठा लो और रिवाइज़ कर जाओ थोड़ा-सा। मुझे बता दो, पंचायत में अधिनियम 1947 में एक शब्द आया, ग्राम सभा, ठीक? फिर एक शब्द आया ग्राम पंचायत, दोनों शब्द हैं। इसमें परिभाषा ग्राम सभा की कहाँ है? मेरे साथ-साथ आप रिवाइज़ करते जाया करो, बोला करिए। ग्राम सभा की परिभाषा कहाँ है? आप बताइए। फिर मैं अगर आपसे पूछूँ कि अधिनियम 1947 के तहत ग्राम पंचायत की परिभाषा कहाँ है? बताओ। इसकी परिभाषा है 2 के छा में, है ना? इसकी परिभाषा है 2 के जा में। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो परिभाषाओं की बात हो गई। अगर अब मैं बात करूँ ग्राम पंचायत इस शब्द की, तो मुझे बताओ ग्राम पंचायत का वर्णन, ये जो अधिनियम 1947 है, इसके कौन-कौन से भागों में ग्राम पंचायत का वर्णन है? तो देखो, कौन-कौन से अध्याय हैं, जहाँ ग्राम पंचायत का सीधा-सा हमें ज़िक्र देखने को मिलता है? एक अध्याय है 2 का का। ध्यान दीजिए, मैं धारा नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं अध्याय लिख रहा हूँ, ठीक है? एक अध्याय है 3 का, रिवाइज़ करो इसको भी। एक अध्याय है 4, यहाँ पर क्या लिखा है 2 के का में? यहाँ पर लिखा है ग्राम पंचायत के सदस्यों की निरर्हता और निर्वाचक नामावली, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि अधिनियम 1947, ये एक्ट 1947 की मैं बात कर रहा हूँ। अधिनियम 1947 के किस अध्याय में ग्राम पंचायतों के सदस्यों की निरर्हता और निर्वाचक नामावली का वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो आप बताओगे अध्याय है 2 का। ठीक। एक अध्याय है 3, यहाँ पर क्या वर्णन है? ग्राम पंचायत की स्थापना वगैरह के बारे में प्रावधान है। यहाँ पर क्या वर्णन है? यहाँ पर है ग्राम पंचायत के अधिकार क्या होते हैं, कृत्य क्या होते हैं और साथ ही साथ ग्राम पंचायत का प्रशासन कैसा होता है, क्या होते हैं, इनका वर्णन है। तो ध्यान रखिए, अधिनियम 1947 के तहत कौन-सा अध्याय है जहाँ पर ग्राम पंचायत के कृत्य और अधिकार का वर्णन है? तो आप बताओगे 4। अधिनियम 1947 के आधार पर कौन-सा अध्याय है जहाँ पर निर्वाचक नामावली, ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली और ग्राम पंचायत के सदस्यों की निरर्हता का वर्णन है? तो आप बताओगे अध्याय 2 का। ठीक है? यहाँ तक। अच्छा, एक मुझे आप एक रिवीजन और करो, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। चलो बताओ, मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में वर्णन है? बताओ। धारा है 9 का, भूलना नहीं, ठीक है? हाँ, तो हो गया रिवाइज़, आ जाओ वापस। क्वेश्चन नंबर 122 का हो गया, 122 का हो गया आपका ये ग्राम पंचायत, ठीक? 123 में आओ। ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार
वर्ष में 4 बार, वर्ष में 1 बार। तो 1 साल में 2 बार ही तो वर्णन है ग्राम सभा की बैठक, ठीक है? वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। अच्छा, इसमें मुझे 1-2 बातें बताओ। देखो, ग्राम पंचायत की बैठक की बात करेगा तो अ, वर्ष में 2 बार नहीं होंगी, है ना? वर्ष में 2 बार से ज़्यादा होंगी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपसे ग्राम सभा की बैठकें, तो वर्ष में 2 बार ही होंगी। एक तो रबी की फसल के आस-पास होती है, रबी की फसल कटने के बाद, और दूसरी होती है खरीफ की फसल कटने के बाद, ठीक है? ग्राम की मुझे यहाँ पर ग्राम शब्द को मैं उठा रहा हूँ, मुझे 3 धाराएँ याद करवा दो, रिवाइज़ करवा दो। सबसे पहले ग्राम की परिभाषा कहाँ पर है? मैं परिभाषा लिख रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा, ग्राम सभा की परिभाषा आपको किस धारा में देखने को मिलती है? अधिनियम 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, रिवाइज़ करो ज़रा। तीसरा उठा लो ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की कौन-सी धारा है या ग्राम पंचायत की परिभाषा किस धारा में हमें मिलती है? ग्राम की परिभाषा केवल ग्राम, सभा नहीं है, पंचायत नहीं है, केवल ग्राम है। इसकी परिभाषा कहाँ पर है? धारा 2 का ना। ग्राम सभा की परिभाषा कहाँ पर है? धारा 2 का छा। और ग्राम पंचायत की परिभाषा कहाँ पर है? धारा 2 का जा। क्लियर है बात? रिवाइज़ करो इनको फटाक से। ग्राम की परिभाषा 2 का ना, सभा छा आ गया, पंचायत आ जाए तो जा आ जाएगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना। सभा आ जाए तो छ छा है, पंचायत आ जाए तो जा है, और केवल अगर ग्राम बना रहे तो धारा 2 का ना। इनमें ये परिभाषाएँ हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? अच्छा, अब ज़रा देखो, मैं इसको रिवाइज़ करवा दूँ आपको। ग्राम सभा की बैठकें कितनी होती हैं, है ना? ग्राम सभा की बैठकें। एक अध्याय उठा लो। अध्याय अधिनियम 1947 का ही उठाना। कौन-सा अध्याय उठाओगे आप? अध्याय उठा लो तीसरा। क्या है इसमें? अध्याय तीसरे में? पीछे आओ ज़रा। मैंने आपको क्या बताया था? अध्याय 3 का बताया था ना ग्राम पंचायत, लेकिन मैं 3 केवल ले रहा हूँ, का नहीं ले रहा हूँ। ध्यान देना। अध्याय केवल 3 में क्या है? 3 में है ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। ठीक, ये है इसका टाइटल अध्याय 3 का। यहाँ पर बहुत सारी बातें आपको देखने को मिल जाएँगी। जैसे, मैं सब क्लॉज़ेस नहीं लिख रहा हूँ, चूँकि इनकी संभावना कम होती है कि पूछे जाएँ आपके एग्ज़ाम्स में। यहाँ पर मैंने 1-2 पॉइंट्स में लिखता हूँ। जैसे ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य के बारे में अधिनियम 1947 में ये दिया गया है कि ग्राम सभा की कितनी बैठकें होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम सभा की वर्ष में 2 सामान्य बैठकें होंगी। प्रत्येक वर्ष में, ठीक है? 2 सामान्य बैठकें होंगी। कब-कब होंगी? एक होगी खरीफ की फसल के बाद, एक होगी खरीफ की फसल के बाद, और दूसरी होगी रबी की फसल के बाद, इसको काटने के बाद। दूसरी बात यहाँ से आप क्या मतलब क्या याद रखोगे? यहाँ से याद रखोगे, अगर ग्राम सभा के टोटल 1/5 सदस्य यह मांग करें कि बैठक बुलाओ, ठीक है? 1/5 सदस्य लिखित रूप से दे दें, तो जिस दिन लिखित रूप से देंगे ना, उस तारीख से 30 दिनों के अंदर-अंदर, 30 डेज़ के अंदर बैठक बुलानी पड़ेगी। बैठक बुलाई जाएगी, ठीक है? और ये बैठक कौन बुलाएगा? ये बैठक प्रधान को बुलानी पड़ेगी। बात समझ पा रहे हो? ग्राम सभा की बैठक में कोरम कितना होता है? बता दो भाई। ग्राम सभा की बैठक में कोरम होता है टोटल मेंबर्स का, टोटल का 1/5। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कोरम कितना होता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये रिवाइज़ करो इनको, ठीक है? बार-बार। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 122, 123 हो गया, 124 देखो। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान और कहाँ शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश में। 126 में देखो, किस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के लिए कनेक्शन एलपीजी पर ₹1600 की वित्तीय सहायता सरकार प्रदान करती है? ये मैं आपको पीछे बता चुका था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, है ना? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ₹1600 दिए जाते हैं, ताकि सिलेंडर तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उसके साथ जो अदर एक्सेसरीज़ होती हैं, सामान होते हैं, तो वो ₹1600 की मदद से महिला खरीद सकती है। तो आंसर हो जाएगा उज्ज्वला योजना। 126 में, और राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ ये कब किया गया था? ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है आपसे। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? 2018 है, 19 है, 19 है, 19 है, बताइए? ये शुरू किया गया था 8 मार्च 2018 को, ठीक है? अब इसको देखो ज़रा, राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ ये किया गया था 8 मार्च 2018 को, ठीक है? अब इसमें ज़रा 2-4 बातें और समझो, राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में। देखो, राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण
मिशन या फिर कई जगह पोषण अभियान भी लिखा मिलेगा आपको, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन या फिर पोषण अभियान, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो शुभारंभ था, ये किया गया था 8 मार्च को, 2018 को, ठीक है? कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था राजस्थान के झुंझुनू से। राजस्थान से किया गया था झुंझुनू से और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। मोदी ने इसकी शुरुआत की। ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये सामने आता है कि लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था? क्या टारगेट था? क्यों इसको शुरू किया गया? तो ध्यान दो, पोषण मिशन नाम से ही समझो आप, पोषण मिशन। पोषण मिशन से आशय है कि जो कुपोषण की भारत में स्थिति है, उससे निजात दिलाना। इस टारगेट या इस अभियान का मुख्य लक्ष्य था। तो आप लिख सकते हो कब तक 2018 में शुरू किया गया था, लेकिन इसका टारगेट था कि 2022 तक ये कुपोषण से मुक्ति दिला देगा भारत को। तो ध्यान दीजिए, उस समय जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वही आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करना, ठीक है? सुनिश्चित करना। ध्यान दीजिए, कुपोषण मुक्त भारत की स्थिति या कुपोषण मुक्त जो भारत बनेगा, उस भारत को अपनाना या वैसा भारत बनाना जो भारत कुपोषण से मुक्त हो, कब तक? 2022 तक, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, ये कौन-सा मंत्रालय चला रहा है? तो ये दरअसल बहुआयामी मंत्रालय चला रहे हैं, बहुत सारे मंत्रालय हैं, लेकिन इनमें जो मेन फ़ोकस है, वो है महिला और बाल विकास मंत्रालय का, ठीक है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय का इसमें मुख्य फ़ोकस है। मुख्य कर्ता-धर्ता वही है और इसे जब शुरू किया गया था 2018 में, तो लगभग 315 जिलों से इसको शुरू किया गया था। फिर इसमें जिलों की संख्या बढ़ा दी गई, 235 कर दी गई थी और इसके बाद तीसरे वर्ष से इसे संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है? लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका जो बनता है, वो ये बनता है, ये बात याद रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? क्या है? जो पोषण अभियान का लक्ष्य है, पोषण अभियान का लक्ष्य स्टंटिंग, कुपोषण और एनीमिया, ये याद रखना, स्टंटिंग, कुपोषण और एनीमिया और कम वजन वाले लड़के या कम वजन वाले बच्चे, इनमें प्रति वर्ष कमी लाना। स्टंटिंग के जो होंगे कैंडिडेट्स उनमें कमी लाना, कुपोषण के जो कैंडिडेट्स होंगे उनमें कमी लाना, एनीमिया के जो कैंडिडेट्स होंगे या बालिकाएँ होंगी या बच्चे होंगे या फिर महिलाएँ होंगी, उनकी संख्या में लगातार कमी लाना और जो कम वजन वाले बच्चे होते हैं, उनकी भी संख्या में लगातार कमी लाना। तो बच्चों की संख्या में या बच्चों को प्रति वर्ष कितना कम करना? प्रति वर्ष कम करना, कितना? ये आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान दो, 2%, 2%, 3% और 2%, ठीक है? ये 4 लोग लिखे हैं। इन चारों को यानी कि प्रति वर्ष स्टंटिंग, कुपोषण, एनीमिया और कम वज़न वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी आबादी को लगातार डिक्रीज़ करना, लगातार घटाना। कितना-कितना परसेंट? प्रति वर्ष घटाना है 2%, 2%, 3% और 2%। इतनी आबादी को घटाना, ठीक है? ये इसका टारगेट है और ये क्वेश्चन्स यूपी पीसीएस में शायद नहीं पूछा गया था, लेकिन अन्य किसी पीसीएस में पूछा जा चुका है, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखिएगा और मेनली आप इन पर भी फ़ोकस रखो, कब शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, किसने शुरू की थी और ये टारगेट इसका, ठीक है? वापस आओ अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन 126 का सही उत्तर होगा 8 मार्च 2018। नेक्स्ट देखो, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य नहीं था। चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य क्या नहीं था? यह भूमि कर का संग्रह करती थी, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण करती थी, सर्वेक्षण का अधिकार नहीं था। भूमि कर संग्रह करती थी, मंदिरों का रखरखाव भी करती थी और ग्राम सभा के कार्यों में सहायता भी प्रदान करती थी। ठीक है? मध्यस्थ नामक कर्मचारी के द्वारा। लेकिन इसका सर्वेक्षण का कार्य नहीं था, सर्वेक्षण का कार्य था केंद्र का, केंद्र मतलब राजा का। राजा का कार्य होता था सर्वेक्षण कराना। तो जो ग्राम सभा थी ना चोल साम्राज्य में ग्राम सभा, तो सभा इसमें दरअसल ब्राह्मण भी शामिल थे, जिसे इस सभा को कहा जाता था ब्रह्मदेय गाँव या ब्रह्मदेय सभाएँ, है ना? मैंने आपको पीछे बताया भी है। तो अब एक बात समझो यहाँ से, मैं एक बार इसका डिटेल बता ही देता हूँ। ये जो सभा है, ध्यान दो, सभा, इस सभा के जो कामकाज हैं, ये क्या कार्य करती थी, इसके कार्य हैं, इनका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो आप बताओगे इनका वर्णन हमें मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेख में, ठीक है? इन सभाओं के बारे में क्या-क्या काम करते थे, तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी, विधिवत जानकारी हमें उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलती है। अच्छा, तो क्या काम करते थे ये?
यानी ये सभाएँ क्या काम करती थी? क्या जानकारी मिलती है? जानकारी ये मिलती है कि इन सभाओं का काम था मंदिरों का रख-रखाव करना। बात समझ पा रहे हो? इनका मुख्य काम था मंदिरों का रख-रखाव करना। इनका मुख्य काम था करों का संग्रहण करना, ठीक है? इनका मुख्य काम था सिंचाई, कृषि और सड़कों का निर्माण करना। सड़कों का निर्माण कार्य इनको सबको देखना। लेकिन इसका मुख्य काम ये नहीं था कि वो मैपिंग वगैरह करे, ठीक है? जो आपके ऑप्शंस में लिखा है, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण करना इसका कार्य नहीं था, ठीक है? तो चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य नहीं था, यही दूसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 128 विजयनगर शासन के अंतर्गत मेल ग्राम में शामिल ग्रामों की संख्या कितनी थी? तो मेल ग्राम में कितने ग्राम शामिल होते थे? बता सकते हो आप? मेल ग्राम में शामिल होते थे 40 गाँव, 45 गाँव, 46 गाँव या फिर 50 गाँव। इसका सही उत्तर होगा 50 गाँव। अब देखो यहाँ से विजयनगर साम्राज्य में गाँव की व्यवस्था जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 128 था, है ना? देखो विजयनगर में सबसे पहले तो आपको प्रांत पता होने चाहिए कितने थे। तो 2 अलग-अलग इतिहासकार हैं। उन दोनों ने अपने-अपने अलग-अलग मत दिए हैं। जैसे एक का नाम आपने सुना होगा डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस, ठीक है? तो डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य में जो प्रांतों की संख्या बताई है, प्रांतों की संख्या 200 बताई है। एक शख्स और थे, इनका नाम था एच कृष्ण शास्त्री। एच कृष्ण शास्त्री ने विजयनगर साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 6 बताई है। 6 बड़े-बड़े प्रांत बताए हैं, है ना? इसके अलावा सबसे ज़्यादा इन्होंने बताए हैं कि प्रांत किसके शासनकाल में थे। तो ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा प्रांत इन्होंने बताए हैं कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे। शासन काल में थे, ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, अब ये जो प्रांत थे वो डिवाइड कैसे थे? प्रांत डिवाइड होते थे मंडल में, ठीक है? ये मंडल डिवाइड होते थे कोट्टम या फिर इनको बोलते थे वलनाडु और ये जिले होते थे दरअसल जो आज के जिले हैं, उस समय इनको कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था। ये वलनाडु डिवाइड होते थे नाडु में, बात समझ पा रहे हो? नाडु क्या होता था? नाडु होता था जिला तो हो गया तहसील, ठीक है? या फिर परगना आप कह सकते हो, है ना? नाडु हो गया, नाडु किसमें डिवाइड होते थे? नाडु डिवाइड होते थे मेलग्राम में, मेलग्राम में और मेलग्राम क्या होते थे? ये 50 गाँवों के समूह थे। 50 गाँव के समूहों को मेलग्राम कहा जाता था, है ना? और फिर ये मेलग्राम डिवाइड होते थे उर या फिर ग्राम में। तो ये कुल मिला के अ, इसका विभाजन है, जो पूरा का पूरा प्रशासन है विजयनगर साम्राज्य का, ये इसका विभाजन है। प्रांत मंडल में डिवाइड होते थे, ये विभाजित होते थे कोट्टम या वलनाडु में, जिन्हें जिला कहा जाता था। फिर जिले नाडु में विभाजित होते थे, जिन्हें तहसील या परगना कहा जाता था। फिर ये मेलग्राम में विभाजित होते थे, जो 50 गाँवों के समूह थे और इसके बाद उर या फिर ग्राम थे। ठीक है? तो विजयनगर प्रशासन में जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, वो उर या फिर ग्राम हुआ करती थी। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? हाँ, वापस आओ अपने क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विजयनगर में मेल ग्राम में शामिल ग्रामों की संख्या कितनी थी? तो आप बताओगे 50। 129 में आओ। मुगल काल में पटवारी का काम क्या था? पटवारी क्या करता था? पटवारी ग्राम प्रधान की सहायता करता था। मुकदमे तो नहीं सुनता था, ये तो गलत हो गया है ना? तो मेरे हिसाब से यही होगा ग्राम प्रधान की सहायता इतनी पटवारी की कहाँ हिम्मत होगी कि वो मुकदमे सुने, है ना? हाँ, अधिकार दे दिए जाएँ वो बात अलग है, लेकिन पटवारी आम तौर पर ग्राम प्रधान की सहायता ही करता था, ठीक है? प्रधान की सहायता करना इसका मुख्य कार्य था। अच्छा पीछे वाले क्वेश्चन में आओ ज़रा, मैं यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछ लूँ और मैंने पिछली क्लास में आपको शायद ये पोस्ट बताई भी थी और उसी से मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। आशा करता हूँ इसका आप उत्तर ज़रूर बताएँगे मुझे। मैं पूछ रहा हूँ आपसे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो ग्राम का प्रशासक होता था, विजयनगर शासन में मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। जो गाँव का प्रशासक होता था या प्रशासन के 1 मिनट रुको ज़रा, मैं देख रहा हूँ। गाँव का जो प्रशासक होता था, मेलग्राम कहा जाता था। इसमें पोस्ट कौन-कौन सी थी? पोस्ट एक थी तल्लर मैंने बताई थी आपको, है ना? हाँ, चलो बताओ। क्वेश्चन है, जो विजयनगर साम्राज्य में ग्राम का प्रशासक, ये कौन होता था?
मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, इसके उत्तर मुझे बताना। ग्राम का प्रशासक विजयनगर शासन में या विजयनगर साम्राज्य में कौन होता था? मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ। एक है गौड़, दूसरा है तलर, तीसरा है सेनेतोआ, सेने होता नहीं, सेनेतोआ है। सेनेतोआ और मैं अगला लिख रहा हूँ महानायक। बताओ, ये उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ग्राम का प्रशासक कौन होता था विजयनगर प्रशासन में या विजयनगर साम्राज्य में? ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, उत्तर मुझे बताओ। ये 128 हो गया, 129 में आ जाओ, पटवारी काम करता था। 129, 130 में आओ। गुप्त काल में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन अच्छा है। गुप्त काल में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था पंचमंडली, मंडली, समूह मंडली या फिर न्याय मंडली। आंसर होगा पंचमंडली। अब जरा देखो गुप्त काल की गुप्त काल का प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक है? गुप्त काल, ध्यान दो। गुप्त काल का सबसे पहले हम देखेंगे प्रांतीय प्रशासन। गुप्त काल में प्रांतीय प्रशासन कैसा था? तो ध्यान दो, गुप्त काल में ये बातें आप फैक्ट्स हैं, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? गुप्त काल का प्रांतीय प्रशासन कैसा था? तो सबसे पहले आप बताओगे, जो गुप्त काल में प्रांत थे, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। गुप्त काल में प्रांतों को देश, अवनी या फिर इन्हें भुक्ति कहा जाता था। जैसे उत्तर प्रदेश में जेजात भुक्ति का नाम आपने सुना होगा, है ना? अच्छा, ये जो भुक्ति का शासक होता था वो कौन होता था? तो ध्यान रखिएगा, भुक्ति का शासक उपरिक होता था। उपरिक, इस शब्द को पकड़ो। और अब एक प्रश्न ये बनता है कि ये जो उपरिक होता था, क्या ये योग्य व्यक्ति होता था या फिर ऐसे ही राजा किसी को भी नियुक्त कर देता था? ध्यान दीजिए, ये जो पद होता था, यहाँ पर केवल और केवल राजकुमार या राजा के परिवार का ही जो सदस्य होगा, राजकुल से संबंधित जो व्यक्ति होगा, उसी की नियुक्ति होगी। बाकी आप कितने भी योग्य हो, उपरिक जैसे पद पर आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती है, ठीक है? तो उपरिक नामक पद पर ये कथन कारण में पूछे जाते हैं, मैं इसलिए आपको डिटेल बता रहा हूँ। उपरिक नामक पद पर राजकुमार की नियुक्ति होती थी या फिर राजकुल से संबंधित किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती थी, ठीक है? किसी व्यक्ति की यहाँ पर नियुक्ति होती थी। अच्छा, अब एक बात और समझो। गुप्त काल में जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, जो सीमांत प्रदेश थे, उनके शासक को क्या कहा जाता था? ये भी याद रखो, गुप्त काल में सीमावर्ती या आप कहो सीमांत प्रदेशों के शासकों को शासक इन्हें कहा जाता था गोप्ता। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये गुप्त काल में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए प्रांतीय प्रशासन से संबंधित। अब आ जाओ जिला प्रशासन में। गुप्त काल में जिला प्रशासन, ठीक? गुप्त काल में जिला प्रशासन में क्या था? देखो, प्रांत थे, भुक्ति थे। पीछे आओ, मैंने क्या बताया आपको? प्रांतों को अवनी कहा जाता था या भुक्ति कहा जाता था या फिर देश कहा जाता था। तो इनमें से भुक्ति उठा लो। भुक्ति कई सारे जिलों में बटे हुए होते थे, जिन्हें विषय कहा जाता था। अब देखो जिला प्रशासन में भुक्ति का विभाजन विभाजन अनेक जिलों में होता था। अनेक जिलों में होता था। इसे विषय कहा जाता था, ठीक है? इन्हें कहा जाता था विषय। अच्छा, अब चूँकि विषय है, तो फिर विषय का कोई प्रधान होगा। मान लीजिए ये आपका प्रांत था, ये भुक्ति था। भुक्ति को कई सारे विषयों में बाँट दिया गया, तो इनमें कोई न कोई तो प्रधान होगा, है ना? तो ये प्रधान क्या कहलाता था? इसे कहा जाता था विषयपति, यानी विषय का प्रधान विषयपति। ध्यान दीजिएगा, विषय का जो प्रधान होता था, उसे विषयपति कहा जाता था। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखो, मान लो ये कोई विषय है, बड़ा-सा विषय। अब यहाँ एक बैठा है विषयपति, तो इसके पास कई सारे काम होंगे, तो इसको एक कार्यालय अलॉट किया जाता था। उस कार्यालय में जो अभिलेखों की रख-रखाव करता था, उनकी मरम्मत कार्य करता था, अभिलेखों की देख-रेख करता था, तो उसकी भी नियुक्ति की जाती थी। ठीक है? उसे कहा जाता था पुस्तपाल। तो गुप्त काल में ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल में जो विषयपति था, विषयपति का अपना कार्यालय होता था, कार्यालय होता था तथा कार्यालय होगा तो बताओ कार्यालय में अभिलेख भी होंगे, पत्र भी होंगे, है ना? लेखा-जोखा बही वगैरह भी होंगे। तो कार्यालय में अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी कौन था?
सुरक्षित रखने वाला अधिकारी, इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था पुस्तपाल। ये भी याद रखो, ठीक है? इस पद को। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा ये मान लीजिए विषय है, ठीक है? और ये है विषयपति। इसके यहाँ कार्यालय है, कार्यालय में एक पुस्तपाल की नियुक्ति है। तो विषय की देखरेख के लिए या विषय पति की सहायता करने के लिए इसके पास एक परिषद होती थी, जिसे कहा जाता था विषय परिषद। और इस विषय परिषद के जो भी मेंबर्स होते थे, उन्हें महात्तर कहा जाता था। तो विषय परिषद के कई सारे सदस्य थे, जैसे आपने पढ़ा होगा नगर श्रेष्ठी के बारे में, सार्थवाह के बारे में, प्रथम कुलिक के बारे में। सार्थवाह क्या होते थे? व्यापारियों का प्रधान होता था। तो कुल मिला के एक समितियाँ होती थी जो विषय के अंतर्गत आती थी, ठीक है? तो ये है जिला प्रशासन आपका। अब ज़रा देखो नगर प्रशासन क्या था? नगर प्रशासन में ज़्यादा कुछ नहीं है। नगर प्रशासन में केवल आप इतना याद रखो, गुप्त काल का नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में आप नगरों का जो प्रमुख होता था या नगरों का जो प्रबंध करता था, वो नगर पालिकाएँ किया करती थी गुप्त काल में। और नगर प्रशासन के जो अधिकारी होता था या हम कहें नगर का जो प्रधान होता था, है ना? प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्रधान अधिकारी को कहा जाता था कोरपाल। बस इतना याद रखना, ठीक है? अब आ जाओ स्थानीय प्रशासन में, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। गुप्त काल में स्थानीय प्रशासन, ठीक? स्थानीय प्रशासन का विभाजन आओ करते हैं। तो आपने भुक्ति देख लिया था, भुक्ति का विभाजन कहाँ किया जा रहा था? जिला में। तो अब जिला से उठाओ, जिला का विभाजन कहाँ किया जाएगा? तहसील में। और गुप्त काल में इसी तहसील को कहा जाता था वीथी। फिर तहसील का विभाजन किया जाता था पेठ में, ठीक है? फिर पेठ का विभाजन होता था ग्राम में। तो ये जो ग्राम है, ये ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गुप्त काल में। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ठीक है? गुप्त काल में। और जो प्रशासन होता था यानी इसका जो प्रशासन था वो ग्राम सभा के द्वारा चलाया जाता था। ये तो सबसे छोटी इकाई हो गई। तो ग्राम का प्रशासन कौन चलाता था? ग्राम का प्रशासन कौन चलाता था? तो प्रशासन चलाता था ग्राम सभा, ठीक? यहाँ तक क्लियर है? ज़रा देखो, आपका जो क्वेश्चन दिया है, वो ये दिया है कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? तो यहाँ से आप देखो, ग्राम सभा को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? इसमें मैं आगे नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। दरअसल एक शिलालेख था, शिलालेख, ध्यान देना, एक शिलालेख था, ये था चंद्रगुप्त सेकंड का, चंद्रगुप्त द्वितीय का शिलालेख था, ठीक है? और इसी शिलालेख में ग्राम सभा का वर्णन हमें मिलता है। ग्राम सभा का हमें वर्णन मिलता है और हमें ये भी वर्णन मिलता है कि इस शिलालेख में जो चंद्रगुप्त सेकंड का शिलालेख था जिसे कहा जाता है सांची का शिलालेख, सांची का शिलालेख, ठीक है? इस शिलालेख में हमें ग्राम सभा का वर्णन मिलता है और इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा को पंचमंडली कहा जाता था। बात समझ पा रहे हो? तो ग्राम सभा का वर्णन हमें पंचमंडली के रूप में कहाँ मिलता है? चंद्रगुप्त सेकंड के शिलालेख सांची शिलालेख में मिलता है, ठीक है? और ये जो गाँव का प्रमुख अधिकारी होता था, उसी में वर्णन हमें मिलता है कि जो गाँव का प्रमुख अधिकारी होता था, उसे ग्रामिक या ग्रामपति भी कहा जाता था। बात समझ पा रहे हो? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वापस आओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचमंडली, ठीक है? अब ज़रा वापस आओ अपने नोट्स में, ये जो मैं लिख रहा था यहाँ, इसको ध्यान से देखो। गाँव का जो प्रमुख अधिकारी था, वो ग्रामपति या ग्रामिक था, ठीक? ग्राम सभा जो होती थी, इसके बहुत सारे अधिकारी होते थे इसमें, जैसे अष्टकुलाधिकारी हो गया, अष्टकुलाधिकारी होता था, ग्राम सभा में गाँव में कार्य करने के लिए। जैसे ग्रामिक होता था, कुटुम्बिन होता था, तो इसके जो पदाधिकारी थे गुप्त साम्राज्य में, ये आप लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। देखो, ग्राम सभा के पदाधिकारी, ये जो ग्राम सभा थी, जिसे पंचमंडली कहा जाता था, इसमें पदाधिकारी कौन-कौन से थे? इसमें होते थे जैसे महत्तर, वो महत्तर जो मैं पीछे बता चुका हूँ, वो अलग है, ठीक है? महत्तर हो गया, जैसे इसमें एक होता था अष्टकुलाधिकारी, जैसे इसमें एक पदाधिकारी होता था ग्रामिक, एक इसमें पदाधिकारी होता था कुटुम्बिन, है ना? इस तरह से यहाँ पे जो अधिकारी होते थे, ये जो महत्तर होता था, इसे कहा जाता था ग्राम पंचायत का सबसे पुराना सदस्य यही होता था, महत्तर। अष्टकुलाधिकारी कौन होता था? अष्टकुलाधिकारी होता था भूमि संबंधी जो भी क्रय-विक्रय होते थे, उनकी रख-रखाव करता था, अष्टकुलाधिकारी। ग्राम सभा की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ग्रामिक कौन होता था? ग्रामिक होता था गाँव का प्रधान, गाँव का मुखिया, सीधी-सी बात है। और कुटुम्बिन कौन होता था? ये परिवारों का सदस्य होता था, जिसे कुटुम्बिन कहा जाता था, ठीक है?
कुल मिला के ये जो अष्टकुलाधिकारी था, इसका काम अच्छा था, इसका काम मेन था। हालाँकि मैं जब हिस्ट्री आपको पढ़ाऊँगा तो ये सारी बातें मैं बताऊँगा। अष्टकुलाधिकारी का जो रोल था, वो काफ़ी अ, बीच-बिचाव वाला रहता था। जैसे ग्रामीण प्रशासन और वीथी प्रशासन, वीथी मैंने क्या बताया था? वीथी मैंने बताया था तहसील को, ठीक है? तो ग्रामीण प्रशासन और वीथी प्रशासन के मध्य आपस में संबंध स्थापित करना इस अष्टकुलाधिकारी का ही काम होता था। तो ख़ैर, ये सारी बातें हैं जो आपके गुप्त साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ठीक है? तो ये आज हमारा सेट नंबर 4 है। इसमें 130 क्वेश्चन्स तक मैंने कवर कर लिए हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।